तो आपको लगता है ये सरकार रोजगार दे रही है? अब ये तो किसी से छिपा नहीं, आप सभी लोग हम सभी लोग देख रहे हैं कि रोज़गार के मामले में कितने सालों से सरकार है। और सरकार के कई वादे हैं, 2 करोड़ नौकरी का, रोज़गार का, हर साल। और प्रदेश सरकार में भी, लेकिन कहीं कुछ मिला नहीं। और कई 10 साल सरकार को बीतने जा रहा है, लेकिन युवाओं की उम्र बढ़ती गई, ओवर एज हो गए, नौकरी पाए नहीं, तो एक बेरोजगार युवाओं का बहुत बड़ा समूह तैयार हो गया पूरे देश में। इस सरकार में जैसे युवाओं को कोई भरोसा नहीं है कि नौकरी मिलेगी या अभी नहीं मिलेगी, उस पे ये भी है कि लोगों को आज के युवाओं को हिंदू मुसलमान में ज़्यादातर झोंका जा रहा है। बिल्कुल, यह पूरी सरकार जो है इसी पे कार्य कर रही है। वोट की राजनीति हो रही है, किस तरीके से पूरे देश को बरगला करके और एक दूसरे में हिंदू मुसलमान ने लड़ा करके और हम राज करें, राज करने की सारी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, किस तरीके से हम शासन सत्ता में रहेंगे और देश पे राज करेंगे। लक्ष्मण यादव के बारे में आपका क्या कहना है? उनको क्यों निकाला गया? उनको किस बात की सज़ा दी गई? बस एक लाइन में मैं जवाब दे दूंगा कि अपने समाज को जगाने की सज़ा दी गई। ये अपने समाज को जगा रहे थे, बस ये कुछ लोगों को देखा नहीं गया, देख नहीं पा रहे थे, उनको सहन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनको सज़ा दी गई। इसलिए उनको रोजी रोटी को छीन लिया गया, जिसमें 14 साल से वो पढ़ा रहे थे। अचानक से उनको ये कह दिया कि आप योग्य नहीं हैं। बिल्कुल, बता तो रहे हैं, ये अपने समाज को जगाना शुरू कर दिए थे और एक बहुत बड़ी संख्या इनसे जुड़ना शुरू कर फॉलो करती थी। नौजवान इनके साथ इनकी बातों को सुनते थे और मानना शुरू कर दिए थे। तब लगा सरकार में बैठे लोगों को कि नहीं, ये तो SC ST OBC जो समाज है इसको जगा रहे हैं। तो आप हमारे युवाओं को क्या सुझाव देंगे कि वो इस तरीके के मसलों में न पड़े, हिंदू मुसलमान के चक्कर में न पड़े, अपना भविष्य खराब न करें? बिल्कुल, ये हम तो नौजवानों को यही कहेंगे कि आप अपना भविष्य बचाइए और इन सब लफड़ों में न पड़िए। और आपके पास एक अधिकार है, वोट का अधिकार, जो बाबा साहब ने दिया हमको, इसका प्रयोग करिए। और जो ऐसे लोग हैं जो सत्ता में काबिज हो गए हैं, ऐसे धर्म में, जाति में नौजवानों को लड़ा करके पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं, इनको हटाने के लिए आपके पास एक ही ताकत है, आपका वोट है, और उसके माध्यम से सरकार को बदलिए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी समाचार। आज हम हैं सैदपुर गाजीपुर में, और हमारे साथ हैं सुनील यादव जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है युवा शक्ति संघ के। परिचय बताइए भैया। नमस्कार, सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और नए साल की बधाई देता हूं। मैं सुनील यादव, अध्यक्ष युवा शक्ति संघ। आपका संगठन का क्या काम है, उसके बारे में? यह एक सामाजिक संस्था है और इसके द्वारा सामाजिक कार्य किया जाता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण पर हम लोग कार्य करते हैं। कहाँ कहाँ तक आपका संगठन फैला हुआ है? पूर्वांचल के इधर 10 जिलों में संगठन का विस्तार हो चुका है और अन्य जगहों से लोग जुड़े हुए हैं। वैसे तो हर जगह से, अन्य प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इधर सक्रियता पूर्वांचल के 10 जिलों में ज़्यादा रहती है। अच्छा। तो आप हमको ये बताइए कि आज के समय में युवाओं को सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? आप युवा संगठन चलाते हैं। सबसे बड़ी ज़रूरत युवाओं को देख रहे हैं कि पूरे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, तो इनको रोज़गार की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, और ये सारी ज़रूरतें सरकार से ही पूरी हो सकती हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो अभी रोज़गार है युवाओं को। तो आपको लगता है ये सरकार रोज़गार दे रही है? अब ये तो किसी से छिपा नहीं, आप सभी लोग हम सभी लोग देख रहे हैं कि रोज़गार के मामले में कितने सालों से सरकार है। और सरकार के कई वादे हैं, 2 करोड़ नौकरी का, रोज़गार का, हर साल। और प्रदेश सरकार में भी, लेकिन कहीं कुछ मिला नहीं। और कई 10 साल सरकार को बीतने जा रहा है, लेकिन युवाओं की उम्र बढ़ती गई, ओवर एज हो गए, नौकरी पाए नहीं, तो एक बेरोजगार युवाओं का बहुत बड़ा समूह तैयार हो गया पूरे देश में।
जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। तो ये तो सामने दिख रहा है कि कितने लोगों को रोज़गार मिला है पूरे देश में। तो ये केवल छलावा था। और युवा यूपी सरकार में भी लगभग हो चुका है 7 साल, है ना। यूपी सरकार 7 साल हो गए, अभी तक तो कोई वैकेंसी ही नहीं आई। और अब जाके चुनाव से पहले पुलिस की भर्ती आई है। देखिए अभी आगे क्या होता है। 60,000 निकाले हैं। हाँ, अभी देखिए क्या होता है। लेकिन अभी तक तो 7 साल में ऐसे ही युवा दौड़ते रहे, ग्राउंड का चक्कर लगाते रहे, पढ़ाई करते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ओवर भी एज हो गया लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल। कितने 7 साल में कितने नौजवान ओवर एज हो गए। तो सेना में जैसे पुलिस की आप बात कर रहे हैं, तो जैसे अग्निवीर योजना है, उस पे बारे में आपका क्या कहना है? अब अग्निवीर योजना के बारे में देखिए, ये तो आपको पता चल जाएगा कि जो नौजवान तैयारी करते थे ग्राउंड पे, अब ग्राउंड देखेंगे सुना पड़ा है। और 3 साल की नौकरी, नौजवान नौकरी में जाएगा और तुरंत वापस चला आएगा। तो ये तो अब किस तरह की स्कीम है सरकार की, क्या सोच के ये लोग बनाते हैं, क्या करते हैं। तो युवाओं के मनोबल को ये लोग तोड़े हैं और इससे सेना भी कमज़ोर हो रही है। जितने हमारे सैनिक भाई हैं, सोचिए दिन रात मेहनत करते हैं, नौजवान एक ग्राउंड पे दौड़ते हैं और फिर भर्ती होते हैं, वहाँ जाते हैं और 3 साल में उनको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई कि उनको रिटायरमेंट? हाँ, रिटायरमेंट आ गए और उसके बाद पेंशन तो है नहीं। ठीक, अगर इस स्कीम में ये रहता कि पेंशन रहता तो भी चलता। अब तो पूरे लोगों की पेंशन समाप्त हो रही है और नौजवानों को 3 साल के लिए छला जा रहा है कि 3 साल आएंगे, अभी ट्रेनिंग पूरी हुई, पहुँचे और तुरंत रिटायरमेंट हो गए, आ गए। आने के बाद फिर वो क्या करेंगे, उनका जीवन क्या है? क्योंकि ये इतनी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करके सुबह 4 बजे भोर में जाना, दौड़ना, शाम को ग्राउंड पे दौड़ना, इतनी मेहनत करने के बाद। और सब किसान नौजवान हैं, कृषि वाले हैं, जो जिनके पिताजी खेती करते हैं, उसमें ये भी खेती बाड़ी करते हैं। उसके बाद अपना समय निकाल के, चाहे जाड़ा गर्मी बरसात किसी समय में भी जाके ये लोग मेहनत करते हैं, ग्राउंड पे दौड़ते हैं। और इतने के बाद अगर ये भर्ती होते हैं, 3 साल बाद इनको सरकार रिटायरमेंट करके घर भेज देगी। उसके बाद ये क्या करेंगे? 25 साल के बाद ये लोग क्या करेंगे? उसके बाद ये पढ़ाई की तरफ जाएंगे कि किधर जाएंगे, क्या करेंगे, कौन सी नौकरी पाएंगे, ये सारी चीज़ें। तो इसको देखते हुए ये तो योजना बंद होनी चाहिए। ये सरासर गलत योजना है सरकार की, युवाओं को छलने की योजना है। केवल ये एक तरह से भ्रष्टाचार ही है। युवाओं में इसका काफ़ी रोष भी देखने को मिला है। बिल्कुल है। हम तो कह रहे हैं आप किसी ग्राउंड पे जाइए, आपको पता चलेगा। ग्राउंड बिल्कुल सुना पड़ गया, हताश हो गए हैं नौजवान, जो जज्बा अपने दिल में एकदम जुनून लेके चलते हैं कि हमें देश सेवा के लिए जाना है, लेकिन अब वो उनका सपना अधूरा रह गया। इस सरकार में जैसे युवाओं को कोई भरोसा नहीं कि नौकरी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, उस पर ये भी है कि लोगों को, आज की युवाओं को हिंदू मुसलमान में ज़्यादातर झोंका जा रहा है। बिल्कुल, यह पूरी सरकार जो है इसी पे कार्य कर रही है। वोट की राजनीति हो रही है, किस तरीके से पूरे देश को बरगला करके और एक दूसरे में हिंदू मुसलमान ने लड़ा करके और हम राज करें। राज करने की सारी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, किस तरीके से हम शासन सत्ता में रहेंगे और देश पे राज करेंगे। मतलब लोगों के बीच में टकराव। बिल्कुल, जातिवाद में, धर्म से धीरे धीरे जाति में हर पूरा समाज बढ़ता चला जा रहा है। और बस केवल एक चीज़ है कि कैसे ये सत्ता में बने रहेंगे, काबिज रहेंगे, उसके लिए राजनीति कर रहे हैं। और देश कहाँ जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप हमारे युवाओं को क्या सुझाव देंगे कि उस तरीके के मसलों में न पड़े, हिंदू मुसलमान के चक्कर में न पड़े, अपना भविष्य ख़राब न करें? बिल्कुल, ये हम तो नौजवानों को यही कहेंगे कि आप अपना भविष्य बचाइए और इन सब लफड़ों में न पड़िए। और आपके पास एक अधिकार है, वोट का अधिकार, जो बाबा साहब ने दिया हमको, इसका प्रयोग करिए। और जो ऐसे लोग हैं जो सत्ता में काबिज हो गए हैं, ऐसे धर्म में, जाति में नौजवानों को लड़ा करके पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं, इनको हटाने के लिए आपके पास एक ही ताकत है, आपका वोट है। और उसके माध्यम से सरकार को बदलिए। तो जातिगत जनगणना के मुद्दे पर आपका क्या कहना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए।
जाति क्यों होना चाहिए? जातिगत जब तक जनगणना नहीं होगा और कैसे पता चलेगा कि किस जाति की कितनी संख्या है, और उसके हिसाब से अब चाहे नौकरी हो कहीं भी हो, जब जाति का पता चलेगा उसके हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा। और सभी लोगों को, सब लोगों, जब तक जात की गिनती नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि हमारे जात के लोग कितने हैं और कौन से वर्ग के कितने लोग हैं, कितने लोगों को नौकरी में जाना चाहिए, जो अपने अधिकार से वंचित रह गए हैं। जब उनकी बहुत सी जातियां जिनका पता नहीं चल पाता है, जब गणना होगी तब पता चलेगा कि किस जाति के लोग, कितने लोग नौकरी में हैं, रोजगार में हैं और कितने लोगों की ज़रूरत है करना चाहिए। ये जातिगत गणना बहुत ज़रूरी है और होनी चाहिए। इससे पता चलेगा कि कौन से जाति के लोग कितने ज़्यादा नौकरी में है और 3% वाले 85% या 85% वाले 3% में है। कौन से लोग हैं, कितने लोग हैं, ये जातिगत जनगणना होने के बाद सब क्लियर हो जाएगा कि कितने, कौन सी जाति के कितने लोग हैं, कौन से वर्ग के कितने लोग हैं और कितने लोग नौकरी में हैं, कब्जा किए हैं, किसका अधिकार कौन ले रहा है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसलिए जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरी है। तो आपको लगता है कि ये सरकार कराएगी? अब इस सरकार का तो कोई भरोसा नहीं, ये क्या करेंगे कुछ पता नहीं है, लेकिन जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और इसके लिए हम नौजवानों से यही अपील करेंगे कि आप सब लोग एकजुट होइए और अपने भविष्य के लिए यह ज़रूरी है, अपने समाज के भविष्य के लिए, देश के लिए यह ज़रूरी है। तो इसके लिए सब लोग जागरूक होइए और इसकी मांग करिए। लक्ष्मण यादव के बारे में आपका क्या कहना है? उनको क्यों निकाला गया? उनको किस बात की सज़ा दी गई? बस एक लाइन में मैं जवाब दे दूंगा कि अपने समाज को जगाने की सज़ा दी गई। ये अपने समाज को जगा रहे थे, बस ये कुछ लोगों को देखा नहीं गया, देख नहीं पा रहे थे, उनको सहन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनको सज़ा दी गई। इसलिए उनको रोजी रोटी को छीन लिया गया, जिसमें 14 साल से वो पढ़ा रहे थे। अचानक से उनको ये कह दिया कि आप योग्य नहीं हैं। बिल्कुल बता तो रहे हैं, ये अपने समाज को जगाना शुरू कर दिए थे और एक बहुत बड़ी संख्या इनसे जुड़ना शुरू कर, फॉलो करती थी। नौजवान इनके साथ, इनकी बातों को सुनते थे और मानना शुरू कर दिए थे। तब लगा सरकार में बैठे लोगों को कि नहीं, ये तो SC ST OBC जो समाज है इसको जगा रहे हैं, और लोग तेज़ी से जुड़ना शुरू किए, इनकी बातों को सुन रहे हैं और सुधार हो रहा है, समर्थन दे रहे हैं। तो लगा कि जल्द से जल्द पहले इनको दबाया जाए, इसके लिए सारी चीज़ें। तो मैंने एक लाइन में कहा कि बस इस बहुसंख्यक समाज को जगाने की सज़ा दी गई उनको। आपको क्या लगता है टीवी चैनलों के माध्यम से हिंदू मुसलमान का नफरत फैलाया जा रहा है समाज में? ये हमको क्या, सबको लगता है, और हम तो आप लोग से यही कहेंगे कि ये नफरती चीज़ों को आप लोग न चलाएं, क्योंकि आप टीवी खोलिए, दिन रात यही चल रहा है टीवी पे, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान। अभी चुनाव आ गया है, अब अभी तक पता नहीं था पाकिस्तान कहाँ है क्या है, लेकिन ये सारी चीज़ें अब चुनाव के समय में आ जाती हैं सामने। तो इस पे आप लोग बिल्कुल विराम लगाइए, जो गलत चीज़ें हैं। अभी देख रहे हैं कि अयोध्या में बम से उड़ाने की धमकी दिए थे सब, मुस्लिम आईडी बना के मुसलमान के नाम से, लेकिन जब पुलिस पकड़ी है, जांच में पता चला कि कौन लोग हैं। OP मिश्रा और तहर सिंह नाम करके आया सामने। हाँ, और एक ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, वो साजिश करता थे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। इसको बिना जाने सुने अगर मीडिया पहले इसको चला दे, चलाने के बाद पता चले कि सच्चाई कुछ और निकली, समाज में तब तक नफरत फैल गई, समाज में नफरत फैल गई मुसलमान के नाम पे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मीडिया के बारे में क्या कहा जाए, मीडिया को सभी लोग देख रहे हैं अच्छी तरीके से कि मीडिया केवल हिंदू मुसलमान और जाति में, धर्म में, इन्हीं सब चीज़ों में उनको गोदी मीडिया की एक संज्ञा दे दी गई है। अब कह सकते हैं सही है, सही भी है। केवल टीवी चैनल खोलिए, देखिए आपको दिखता क्या है। कभी रोजगार के बारे में बात हो रही हो, या नौजवान के बारे में बात हो रही है, किसान के बारे में बात हो रही है, कहीं कुछ नहीं है। केवल बस जाति धर्म में उलझा के यही चल रहा है मीडिया पे।
तो हाल ही में एक घटना बीएचयू के आईआईटी कैंपस में हुई। वहाँ एक लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है, उसको गैंग रेप किया गया। उनमें 3 आरोपी पकड़े गए। उनको पकड़ने में इतनी देरी क्यों की गई? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे और मीडिया सेल जो इनका चलता आईटी सेल, उसके संयोजक, सह संयोजक ऐसे तीनों थे। और सोचिए कि ये घटना करने के बाद ये जाके मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हैं। 2 महीने तक जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगर कोई छेड़खानी भी करता है तो अगले चौराहे पे पुलिस उसको एनकाउंटर कर देगी। और बीएचयू विश्व स्तरीय संस्थान। दूसरा चीज़ कि यहाँ सोचिए कि प्रधानमंत्री जी का जहाँ से ये चुनाव जीते हैं उनका क्षेत्र है, उनका अपना संसदीय क्षेत्र है। वहाँ पे नाक के नीचे ऐसी घटना होती है और वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। ये जो लड़के हैं जो घटना करने वाले भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और जाके 2 महीने तक दूसरे प्रदेश में प्रचार करते हैं। पुलिस पकड़ नहीं पाती अगले चौराहे पे। और जानकारी के बाद अभी तक न इनके घर पे बुलडोज़र चला, न कुछ हुआ। और सरकार कहती कोई छेड़खानी भी करेगा तो एनकाउंटर होगा, लंगड़ा मिलेगा और बुलडोज़र चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जब कोई नेता ऐसा करता है तब बुलडोज़र कहाँ चला जाता है? बुलडोज़र खड़ा है, हो सकता है तेल ख़त्म हो गया हो बुलडोज़र का। और भी पार्टियां इल्ज़ाम लगा रही हैं कि क्या हुआ बुलडोज़र का? अब बिल्कुल तेल ख़त्म हो गया क्या? डीजल महंगा हो गया? बिल्कुल लगाएंगी। आखिर क्या दिक्कत है? क्यों बुलडोज़र नहीं चलता? क्यों इनका एनकाउंटर नहीं हुआ? क्यों ये 60 दिन तक घूमते रहे और प्रचार करते रहे भारतीय जनता पार्टी का? कहाँ थी उत्तर प्रदेश की पुलिस? और तीनों आरोपियों की जो तस्वीरें आ रही हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ में उनकी तस्वीरें हैं कि नरेंद्र मोदी जी के साथ में है, तो योगी जी के साथ में है, जेपी नड्डा जी के साथ में, स्मृति ईरानी जी के साथ में है। उसके बाद भी तो सोचना चाहिए, जब ये प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में और उनके क्षेत्र के आईटी सेल के ये संयोजक हैं, सह संयोजक हैं, तो इनकी तस्वीर तो रहेगी। क्योंकि पार्टी में इतने बड़े बड़े नेताओं से इनका संबंध है, सबसे सोशल मीडिया पर चल रहा सबके साथ तस्वीर है। इसीलिए ये 60 दिन तक घूम रहे थे और जाके कहीं और दूसरे प्रदेश में प्रचार कर रहे थे। पुलिस पकड़ नहीं पाई। इनका तो हाफ एनकाउंटर नहीं हुआ, न एनकाउंटर हुआ। इतनी बड़ी घटना के बाद इनके घर पे बुलडोज़र नहीं चला, तो आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? बुलडोज़र क्यों नहीं चला? पार्टी में होने के नाते नहीं चला। अब इसमें कौन सा बच्चा, इसमें क्या बताने की चीज़ है कि क्यों नहीं चला? अरे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके घर पे कुछ नहीं होगा। उनको आराम से 2-3 महीने बाद पुलिस अरेस्ट करेगी, जेल भेजेगी, आराम से फिर छुट के आएंगे, फिर वैसे ही काम करेंगे। अब उनका मनोबल बढ़ेगा तो और लोग भी करेंगे जो जुड़े हुए हैं पार्टी से। तो इससे सरकार क्या संदेश देना चाहती है? तो सरकार का संदेश तो साफ है कि उनके जो पार्टी के नेता हैं वो कुछ भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, यही कितने दिन में बीएचयू जैसे संस्थान में घटना और 2-2 महीने तक अपराधी घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। अब क्या साफ संदेश है इसमें? संदेश